होली का त्योहार आने वाला था। जंगल के अमीर पक्षी हरिया तोता, बंटी कबूतर और बुलबुल का परिवार घर सजा रहे थे और महंगे ऑर्गेनिक रंग खरीद रहे थे। लेकिन रानो चिड़िया के पास फूटी कौड़ी भी नहीं थी। उसके बच्चे कुकू और चिंकी भूखे पेट सो रहे थे। माँ, क्या इस बार भी हम सिर्फ दूसरों को खेलते हुए देखेंगे? नहीं बेटा, हम फूलों के गिरे हुए पत्तों से रंग बनाएंगे। हमारी होली सबसे सच्ची होगी। कालू कौवा और गोरी कव्वी रानो की इसी सादगी से नफरत करते थे। वे चाहते थे कि रानो इस जंगल को छोड़कर चली जाए। गोरी, इस बार रानो की होली नहीं, उसकी दुनिया उजाड़ देंगे। कैसे कालू? वो तो बहुत होशियार है। हम पुराने बरगद के नीचे सो रहे काले नाग को छेड़ देंगे और उसका रास्ता रानो के घोंसले की तरफ मोड़ देंगे। जब नाग गुस्सा होगा तो रानो का पूरा परिवार खत्म हो जाएगा। कालू ने नाग की पूंछ पर पत्थर मारा और उड़ गया। गुस्से में पागल काला नाग फुफकारता हुआ रानो के पेड़ की ओर बढ़ा। तभी अचानक तेज आंधी चली और रानो का बच्चा घोंसला पेड़ से नीचे गिर गया, सीधा नाग के सामने। नहीं, मेरे बच्चों को छोड़ दो, मुझे डस लो पर उन्हें जाने दो। नाग ने जैसे ही फन उठाया, उसने देखा कि रानो ने डरने के बजाय अपने पंखों से अपने बच्चों को ढक लिया था और अपनी जान देने को तैयार थी। नाग वहीं रुक गया। सब मुझे मारते हैं या डरते हैं, पर तुम अपनी जान दे रही हो, क्यों? क्योंकि प्यार मौत से बड़ा होता है नागराज। आज होली है, आज तो दुश्मन भी गले मिलते हैं। नाग की आंखों में पहली बार नमी आई। उसने रानो को मारने के बजाय अपने फन पर उठाकर वापस पेड़ की सुरक्षित डाल पर पहुंचा दिया। कालू और गोरी ये सब देखकर दंग रह गए। वे भीड़ लेकर आए ताकि रानो की लाश देख सकें, पर वहाँ तो नज़ारा ही कुछ और था। रानो ने नाग के माथे पर फूलों वाला केसरिया तिलक लगाया। देखो, रानो ने मौत को भी दोस्त बना लिया। कालू, तुम तो कह रहे थे रानो ने नाग को उकसाया है, पर यहाँ तो रानो ने उसे प्यार किया है। कालू और गोरी की पोल खुल गई। पूरा जंगल उन्हें धिक्कारने लगा और वे डर के मारे वहाँ से भाग निकले। होली खत्म हुई। रानो बहुत खुश थी। लेकिन रात के अंधेरे में जब वो सोने गई तो उसने देखा कि नाग जिस बिल से निकला था वहाँ एक चमकता हुआ नीला अंडा रखा है। ये अंडा किसी चिड़िया का नहीं था। ये कैसा अंडा है? इसमें से तो रोशनी निकल रही है। अचानक अंडे में दरार पड़ी और उसमें से एक नन्हा पंख बाहर निकला। लेकिन वो पंख किसी पक्षी का नहीं, बल्कि एक नन्हे चील का था। क्या रानो एक शिकारी को पार रही है? होली की रात बीत चुकी थी, लेकिन रानो की आंखों में नींद नहीं थी। उसके घोंसले में वो नीला अंडा चमक रहा था जो उसे काले नाग के बिल के पास मिला था। टुन्नू देखो, इस अंडे में से कैसी अजीब रोशनी निकल रही है। नागराज ने ये हमारे पास क्यों छोड़ा? अचानक तरक की आवाज़ हुई। अंडे से एक नन्हा चील का बच्चा बाहर निकला। सुनिए जी, ये तो शिकारी चील का बच्चा है। लेकिन वो बच्चा निकलते ही रानो की गोद में छिप गया और उसे माँ पुकारने लगा। कालू कौवा और गोरी कव्वी हार मानने वालों में से नहीं थे। उन्होंने पेड़ के पीछे से ये सब देख लिया। गोरी, देख, रानो ने एक शिकारी को पाल रखा है। अब तो पूरे जंगल के पक्षी रानो को कच्चा चबा जाएंगे। सही कहा, हम सबको बताएंगे कि रानो एक गद्दार है जो दुश्मन को पाल रही है। अगली सुबह हरिया तोता, बंटी कबूतर और बुलबुल का पूरा परिवार रानो के पेड़ के नीचे इकट्ठा हो गया। सबका चेहरा गुस्से से लाल था। रानो, क्या तू पागल हो गई है? चील का बच्चा बड़ा होकर हम सबके बच्चों को खा जाएगा। इसे अभी मारना होगा। हटाओ इसे यहाँ से, वरना हम तेरा घर जला देंगे। जैसे ही भीड़ आगे बढ़ी, काला नाग पेड़ के तने से लिपटकर सामने आ गया। उन जोर से फुफकारा। सब डरकर पीछे हट गए। रुक जाओ मूर्खों, ये कोई आम चील नहीं है, ये उस वीर चील की संतान है
जिसने पिछले साल जंगल की आग से तुम सबको बचाया था। इसके माँ बाप शिकारियों के हाथों मारे गए और मैंने इसके अंडे की रक्षा की। भाइयों, नफरत जात से नहीं नीयत से होती है। अगर हम इसे प्यार देंगे तो ये हमारा शिकारी नहीं, रक्षक बनेगा। तभी आसमान से एक विशाल बाज ने हमला किया। ये बाज कोई और नहीं बल्कि कालू कौवा शहर से बुलाकर लाया था ताकि वो रानो के परिवार को खत्म कर सके। अब देखो, असली मौत आ गई। अब न नाग बचेगा न रानो। बाज ने रानो के छोटे बच्चों पर झपट्टा मारा, लेकिन वो नन्हा चील का बच्चा जो अभी ठीक से खड़ा भी नहीं हो पा रहा था, वो हवा में कूदा और अपनी नन्ही चोट से बाज की आंख पर वार कर दिया। नन्हे चील की बहादुरी देखकर बाज घबराकर भाग गया। हरिया तोता और बाकी पक्षी शर्मिंदा थे। उन्होंने रानो से माफी मांगी। रानो, तूने आज फिर हमारी आंखें खोल दी। नफरत अंधेरा है और तेरा प्यार ही असली रोशनी है। कालू और गोरी को जंगल से हमेशा के लिए बेदखल कर दिया गया। जीत के बाद भी रानो की गरीबी कम नहीं हुई थी। फसल बर्बाद हो चुकी थी और घर में दाना नहीं था। होली सिर पर थी, पर बच्चों के पास पहनने को नए पंख तो क्या, पेट भरने को खाना भी नहीं था। जी, हाथ पर हाथ धरकर बैठने से काम नहीं चलेगा। इस बार मैं खुद रंग बनाऊंगी और बाजार में बेचूंगी। पर रानो, बड़े बड़े तोते और कबूतरों की दुकानों के सामने हमारी छोटी सी टोकरी कौन देखेगा? ममता की लगन से बना रंग कभी फीका नहीं पड़ता। रानो चिड़िया ने दिन रात एक कर दिया। वो दूर पहाड़ों से जंगली फूल चुनकर लाई। नीम की पत्तियाँ और हल्दी पीसकर उसने ऐसे रंग बनाए जो त्वचा को ठंडक देते थे। उसने अपनी छोटी सी टोकरी सजाई और बाजार के कोने में बैठ गई। ले लो भाई, शुद्ध फूलों के रंग, न आँखों में जलन न पंखों को नुकसान। कालू कौवा और गोरी कौवी बाजार के राजा बने बैठे थे। उनकी दुकान पर मिलावटी और जहरीले पक्के रंग थे। जब उन्होंने देखा कि पक्षी रानो के प्राकृतिक रंगों की तरफ आकर्षित हो रहे हैं, तो कालू को जलन हुई। ये भिखारन हमारे धंधे में सेंध लगाएगी। गोरी, जरा देख तो। कालू ने चुपके से रानो की टोकरी में गंदा नाली का कीचड़ डाल दिया और शोर मचाने लगा। देखो देखो, रानो चिड़िया फूलों के नाम पर कीचड़ बेच रही है। ये सबको बीमार कर देगी। छी छी रानो, हमें तुझसे ये उम्मीद नहीं थी। रानो रोने लगी। उसकी पूरी मेहनत मिट्टी में मिल गई थी। तभी भीड़ को चीरते हुए काला नाग बाजार के बीचों बीच आया। ठहरो, सच वो नहीं जो दिख रहा है। बाजार की रखवाली मैं कर रहा था। नाग ने अपनी पूंछ से कालू के पंखों को झाड़ा, तो कालू के पंखों के नीचे छिपी वही कीचड़ की थैली गिर गई, जिससे उसने रानो का रंग खराब किया था। इसका मतलब कालू ने रानो को बदनाम किया। तभी अचानक बाजार में आग लग गई, शायद कालू के पटाखों से। चारों तरफ अफरा तफरी मच गई। रानो का नन्हा चीलवीर, जो अब थोड़ा बड़ा हो गया था, उसने अपनी तेज उड़ान भरी। माँ, डरो मत। वीर ने अपनी बड़ी पंखों से हवा का रुख मोड़ा और पास की नदी से पानी लाकर आग बुझाई। रानो के बनाए हुए हल्दी वाले रंगों ने घायल पक्षियों के जले हुए घावों पर मरहम का काम किया। जंगल के राजा गरुड़देव वहां पहुंचे। उन्होंने रानो की ईमानदारी और वीर की बहादुरी देखी। आज से रानो चिड़िया इस जंगल की राज रंग शिल्पी होगी और कालू, तुम्हें सजा के तौर पर अगले साल तक सिर्फ सलाखों में रहना होगा। रानो के घर में अब खुशहाली थी। उसके बच्चे कुकू और गुड़िया ने पेट भरकर खाना खाया और अपनी माँ के साथ केसरिया होली खेली। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि ईमानदारी की कमाई देर से फल दे सकती है, पर जब देती है तो किस्मत के बंद दरवाजे खोल देती है। जंगल में भूखमरी का साया था। न कहीं दाना था न तिनका। रानो चिड़िया धूल में दबे दाने ढूंढ रही थी, जबकि कालू कौवा किसी आसान शिकार की तलाश में था। ये चिड़िया तो पागल है, दिन भर धूल छानती है। मुझे तो कुछ ऐसा चाहिए जो रातों रात मेरी किस्मत बदल दे।
कालू भाई, मेहनत का फल देर से मिलता है पर पक्का होता है। अपना घोंसला ठीक कर लो, सुना है आज रात खूनी तूफान आने वाला है। तू अपना देख रानो, मैं तो महल बनाऊंगा, वो भी मिर्चों का। कालू उड़ते हुए जमा पार कर गया। वहाँ उसे एक अजीब खेत दिखा, जहाँ मिर्चें इंसानों के हाथ जितनी लंबी और खून जैसी लाल हरी थी। वहाँ एक अजीब सी खुशबू थी जो मन को मोह लेती थी, पर आंखों में जलन पैदा करती थी। अरे वाह, ये मिर्चें तो मखमल जैसी हैं। इनसे अगर मैं टेंट बनाऊं तो ना कोई शिकारी पास आएगा और ना ही ठंड लगेगी। कालू ने एक एक कर हजारों मिर्चें चुरा ली, ये जानते हुए भी कि उस खेत का मालिक एक तांत्रिक था। कालू ने नदी के बीचों बीच एक ऊंचे पत्थर पर अपना हरी मिर्च का टेंट बनाना शुरू किया। वो लकड़ियों पर मिर्चों को ऐसे लपेट रहा था जैसे कोई कीमती पर्दा हो। अरे कालू, ये क्या पागलपन है? मिर्चों के घर में सोओगे तो सुबह तक राख बन जाओगे। जलन तुझे हो रही है गुलबदन, देख मेरा टेंट सूरज की रोशनी में कैसा चमक रहा है। कालू ने टेंट तो बना लिया, पर जैसे ही आखिरी मिर्च लगी, पूरे जंगल में एक ठंडी लहर दौड़ गई। शाम ढल चुकी थी। रानो का घोंसला तूफान के पहले झोंके से ही हिलने लगा। उसके बच्चे भूख और डर से रो रहे थे। माँ, घोंसला गिर जाएगा, हमें कहीं और चलना चाहिए। धैर्य रखो बच्चों, मैं कालू भाई से मदद मांग कर आती हूँ। उनके पास नया टेंट है, शायद वो हमें एक कोने में बैठने दें। ममता की मारी रानो अपनी जान जोखिम में डालकर नदी के उस पत्थर की ओर उड़ी। मिर्चों की गंध इतनी तेज थी कि रानो की आंखों से पानी आने लगा। टेंट के अंदर से कालू के खर्राटों की आवाज आ रही थी। कालू भाई, दरवाजा खोलो, मेरे बच्चे बाहर तूफान में मर जाएंगे। बस आज रात के लिए हमें पनाह दे दो। भाग यहाँ से रानो, ये टेंट राजाओं के लिए है, भिखारियों के लिए नहीं। तेरी गंदगी से मेरी मिर्चें खराब हो जाएंगी। रानो का दिल टूट गया। वो रोती हुई वापस अंधेरे जंगल की ओर उड़ गई। जैसे ही रानो गई, टेंट के अंदर का नजारा बदलने लगा। जो मिर्चें ठंडी थी वो अचानक दहकने लगी। कालू को महसूस हुआ कि उसकी खाल जल रही है। ओह, ये इतनी गर्मी क्यों हो रही है? जैसे कोई मुझे आग पर भून रहा हो। मिर्चें दीवारें छोड़कर कालू के शरीर से चिपकने लगी। वो चिल्लाना चाहता था, पर तीखेपन से उसकी आवाज गले में ही फंस गई। कालू को लगा था कि जलन ही उसकी सबसे बड़ी दुश्मन है, पर असली खौफ तो अभी शुरू हुआ था। उन जादुई मिर्चों के अंदर से छोटे छोटे लाल रंग के कीड़े रेंगकर बाहर आने लगे। वे कीड़े नहीं, बल्कि उस तांत्रिक के जासूस थे। ये क्या है? ये कीड़े मिर्चों से निकलकर मेरे पंखों में क्यों घुस रहे हैं? हटो, दूर हटो मुझसे। चोरी की मिर्च, तीखी सजा। कालू अब बनेगा हमारा हिस्सा। कालू ने भागने की कोशिश की, पर मिर्चों का टेंट अब किसी जेल की तरह बंद हो चुका था। कीड़े उसे चारों तरफ से घेर रहे थे और कालू की आवाज गले में ही घुट गई थी। वहीं दूर उस जादुई खेत में तांत्रिक को अपनी मिर्चों की चोरी का पता चल चुका था। उसने अपनी मंत्र शक्ति से हवा में एक काला धुआं पैदा किया, जो सीधा कालू के टेंट की ओर बढ़ने लगा। जिसने मेरी अग्नि मिर्च चुराई है, उसका घर ही उसकी राख बनेगा। हवाओं, जाओ और उस टेंट को आग की लपटों में बदल दो। कालू के टेंट से चिंगारियां निकलने लगी। रानो ने दूर से देखा कि कालू का घर अब एक जलता हुआ अंगारा बन चुका है। तूफान में चीखता चीता भूखा था और उसे नदी के बीच चमकता हुआ हरा टेंट दिखाई दिया। कौवे का मांस तीखा लगेगा, पर आज यही मेरी दावत है। चीता ने नदी में छलांग लगा दी। कालू अंदर अपनी जलन से लड़ रहा था और बाहर से मौत उसे पुकार रही थी। चीता ने जैसे ही टेंट पर पंजा मारा, मिर्चों का तीखा रस उसकी आंखों में चला गया। चीता दर्द से पागल होकर चीखने लगा। आह, मेरी आंखें, ये कैसा जादू है? चीता ने गुस्से में टेंट को फाड़ना शुरू किया। कालू अब न अंदर सुरक्षित था न बाहर। वो मौत और जलन के बीच फंस गया था। रानो ने दूर से कालू की चीख सुनी। उसने देखा कि चीता टेंट को तबाह कर रहा है।
रानो चाहती तो चुप रह सकती थी, पर वो एक माँ थी। बच्चों, यही रुकना, मुझे कालू भाई को बचाना होगा, वरना वो चीता उन्हें मार डालेगा। रानो ने सूखी लकड़ियों का एक गट्ठर अपनी चोंच में उठाया और चीता की ओर उड़ी। रानो ने चीता के पास जाकर लकड़ियां गिराईं और अपने पंखों से हवा दी। मिर्चों के ढेर में आग लग गई। तीखा धुआं ऐसा उठा कि चीता का दम घुटने लगा। खांसते खांसते मेरा दम निकल रहा है, मुझे यहाँ से भागना होगा। धुएं के गुबार में चीता भाग निकला। कालू अधमरा होकर पत्थर पर गिरा हुआ था। उसका टेंट राख हो चुका था। सुबह की पहली किरण फूटी। कालू के शरीर पर छाले थे और उसका अहंकार पूरी तरह जल चुका था। रानो उसके लिए शहद और ठंडा पानी लेकर आई। रानो, मैंने तुझे दुत्कारा, पर तूने मेरी जान बचाई। मेरा मिर्चों का महल मेरी कब्र बन जाता अगर तुम ना होती। घर मिर्चों से नहीं, भाईचारे से महकता है कालू भाई। दिखावा जल जाता है, पर रिश्ते हमेशा रहते हैं। कालू ने रानो के साथ मिलकर एक साधारण सा पर मजबूत लकड़ी का घर बनाया। अब वहाँ मिर्चों की जलन नहीं, बल्कि बच्चों की चहचहाहट थी। उस दिन जंगल ने सीखा कि लालच का अंत हमेशा कड़वा होता है और निस्वार्थ प्रेम ही सबसे बड़ी सुरक्षा है। अगले दिन जब सूरज की सुनहरी किरणें जंगल पर पड़ी, तो कालू और रानो मिलकर एक बड़े पुराने पीपल के पेड़ की जड़ के पास बैठे थे। कालू ने अपने पंखों से वे कुछ दाने बाहर निकाले, जो उसने कल रात रानो के मना करने के बावजूद कहीं छुपा कर रखे थे। कालू ने उन दानों को रानो के बच्चों, कुकू और उसके भाई बहनों के सामने रख दिया। रानो, आज तक मैंने जो भी ढूंढा उसे मेरा कहा, पर कल की आग ने मुझे सिखा दिया कि जो सिर्फ मेरा है वो किसी काम का नहीं। अब से इस जंगल में जो भी दाना मिलेगा उसमें पहला हक इन बच्चों का होगा। तभी वहाँ से गुलबदन तोता गुजरा। उसने देखा कि कालू अब मिर्चों के महल की बात नहीं कर रहा था, बल्कि रानो के टूटे हुए घोंसले की लकड़ियों को बड़ी सावधानी से जोड़कर एक बड़ा और साझा घर बना रहा था। अरे कालू भाई, आज क्या इरादा है? फिर से कोई महल? नहीं गुलबदन भाई, महल तो मिट्टी में मिल जाते हैं। आज मैं एक बसेरा बना रहा हूँ। ऐसा बसेरा जिसकी छत तो भले ही सूखी घास की हो, पर जिसकी दीवारें रानो की दया और हम सब की एकता से बनी हो। आओ, तुम भी हाथ बटाओ। गुलबदन भी नीचे उतर आया और तीनों पक्षी मिलकर एक ऐसा घर बनाने लगे जहाँ अब न कोई अमीर था, न कोई भिखारी। उस दिन पूरे जंगल ने देखा कि मिर्च की करवाहट खत्म हो चुकी थी और रिश्तों की मिठास चारों ओर फैल रही थी। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि बाहरी चमक धमक थोड़े समय की होती है, लेकिन जो नींव मेहनत और दया पर रखी जाती है उसे कोई तूफान। एक जंगल में कड़ाके की ठंड पड़ रही थी। रानो चिड़िया के घर में अनाज का आखिरी दाना भी खत्म हो चुका था। हाय, अब मैं क्या करूं? डिब्बा खाली है, बाहर बर्फ गिर रही है और कुक्कू गुड़िया को बहुत भूख लगी है। अगर मैंने कल कुछ काम नहीं ढूंढा तो हम भूखे ही रह जाएंगे। मम्मा, क्या आज फिर हम सिर्फ गर्म पानी पीकर सोएंगे? पेट में चूहे दौड़ रहे हैं। नहीं मेरी बच्ची, माँ अभी जिंदा है, तू बस सो जा। कल मैं तेरे लिए ढेर सारा दाना लाऊंगी। रात की ठंड इतनी तेज थी कि रानो की पतली चादर बच्चों को बचा नहीं पा रही थी। मम्मा, ये चादर तो बर्फ जैसी ठंडी है। मेरे पैर सुन हो रहे हैं। क्या हम जम जाएंगे? मेरे पास आओ बच्चों, एक दूसरे से चिपक कर बैठो। काश मेरे पास रुई खरीदने के पैसे होते तो मैं तुम्हारे लिए गरम रजाई बनाती। अगली सुबह रानो काम मांगने कालू कौवे के पास पहुंची। कालू भाई, आपके पास रुई का गोदाम है, क्या मुझे थोड़ा काम मिल सकता है? बदले में आप मुझे थोड़ी रुई दे देना। अरे रानो, तुम चिड़िया लोग सिर्फ मांगना जानते हो। रुई बहुत महंगी है, मुफ्त में कुछ नहीं मिलेगा। यहाँ से जाओ, मुझे अपनी गोरी के लिए मखमली बिस्तर बनाना है। रानो हरियाली तोती के पास मदद मांगने गई। हरियाली बहन, क्या आपके पास कोई पुराना बोरा या कपड़ा है? मेरे बच्चे बीमार हो रहे हैं। देखो रानो, व्यापार में कोई बहन भाई नहीं होता। 500 लगेंगे बोरे के। पैसे नहीं है तो रास्ता नापो, कीचड़ में सो जाओ।
वहाँ मुफ्त में जगह मिलेगी। सब तरफ से दुत्कार पाकर रानो अपने सूखे खेत में जाकर रोने लगी। हे भगवान, तूने माँ बनाया तो ये दुख सहने की शक्ति भी दे। कोई मेरी मदद नहीं कर रहा, अब मैं अपने बच्चों को कैसे बचाऊं? तभी रानो का हाथ खेत की सूखी और लंबी घास पर पड़ा। अरे, ये सूखी घास तो धूप में कितनी गर्म लग रही है। अगर मैं इसे इकट्ठा करूं तो क्या ये रुई का काम नहीं कर सकती? हाँ, मुझे कोशिश करनी चाहिए। रानो ने दिन भर मेहनत करके घास का बड़ा ढेर बनाया। बस थोड़ी और घास। रानो, तुझे थकना नहीं है। ये घास नहीं, ये तेरे बच्चों की गर्माहट है। चोंच दुख रही है पर हिम्मत नहीं हारनी है। रानो घास घर ले आई, पर एक नई समस्या सामने आ गई। आह मम्मा, ये तो सुई की तरह चुभ रही है। इसमें तो हम सो ही नहीं सकते। धैर्य रखो बेटा, माँ कुछ और सोचती है। ये घास बेकार नहीं जाएगी। रानो ने अपनी माँ का पुराना मलमल का दुपट्टा निकाला। अगर मैं इस घास को चोंच से बारीक कुतर दूं और इस कपड़े के अंदर भर दूं, तो ये चुभेगी नहीं। हाँ, यही रास्ता है। रानो पूरी रात जाकर घास को बारीक काटती रही और कपड़े में भरती रही। बस थोड़ा सा और सीना बाकी है। ये देखो कितनी नरम और फूली हुई रजाई बनी है, रुई से भी अच्छी। सुबह जब बच्चों ने रजाई ओढ़ी तो उनके चेहरे खिल गए। वाह मम्मा, ये तो बादलों जैसी नरम है। अब मुझे बिल्कुल ठंड नहीं लग रही। आप सबसे अच्छी मम्मा हो। अब हम ऐसी और रजाइयाँ बनाएंगे और पूरे जंगल को ठंड से बचाएंगे। रानो ने बाजार में घास की रजाई बेचना शुरू किया। रजाई ले लो, गरम रजाई, करकराती ठंड से बचने का सस्ता और पक्का इंतजाम। घास और भूसे की नरम रजाई ले लो। अरे ओ रानो, ये क्या तमाशा लगा रखा है? बाजार की नाक तटवाएगी क्या? लोग यहाँ रेशम और रुई के कंबल खरीदने आते हैं और तू ये कचरा बेच रही है। सही कहा कालू जी। देखो तो, ये चिड़िया घास फूस बेचकर अब अमीर बनना चाहती है। रानो, तुझे क्या लगा था लोग इतने बेवकूफ हैं कि रुई छोड़कर तेरी ये चुभने वाली घास खरीदेंगे? इसे रजाई नहीं, चूहे का घर कहते हैं। बहन गोरी, ये कचरा नहीं है। मैंने अपनी रातों की नींद और अपनी चोंच की मेहनत से इसे बनाया है। ये सिर्फ घास नहीं है, इसमें एक माँ की ममता, मेहनत और ईमानदारी की गर्माहट है। एक बार इस्तेमाल करके तो देखो, रुई को भूल जाओगी। अरे चुप कर, बड़ी आई मेहनत वाली। मेहनत तो हम करते हैं जो दूर दराज के जंगलों से महंगी रुई मंगवाते हैं। तेरी इस घास की रजाई को तो मैं मुफ्त में भी ना लूं। ओ भाइयों, देखो इस भिखारी चिड़िया का मजाक देखो। अब ये हमें घास में सुलाएगी। रानो, बेहतर होगा कि ये कूड़ा उठा और यहाँ से भाग जा। अपनी औकात मत भूल। तू एक मामूली चिड़िया है, कोई बड़ी व्यापारी नहीं। मजाक उड़ाना आसान है कालू भाई, पर किसी की मेहनत का मजाक उड़ाकर आप बड़े नहीं बन जाते। आज आप हंस रहे हैं, पर याद रखना, जब कड़ाके की बर्फ गिरेगी तब यही घास की गर्माहट लोगों की जान बचाएगी। मुझे अपनी मेहनत पर भरोसा है। सूरज ढल रहा था। रानो की आंखों में आंसू थे, पर वो डटी रही। तभी एक बूढ़ा कबूतर जो ठंड से बुरी तरह कांप रहा था, रानो के ठेले के पास आकर रुक गया। बेटी, क्या ये रजाइयाँ सच में गर्म हैं? मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं कि मैं कालू की दुकान से रुई का कंबल खरीद सकूं। मेरी पत्नी घर पर बीमार है और इस बर्फीली हवा ने हमारा जीना मुश्किल कर दिया है। हाँ बाबा, ये बहुत गर्म है। आप बस एक बार इसे ओढ़कर देखिए। अगर आपको आराम ना मिले तो पैसे मत दीजिएगा। जैसे ही वो रजाई ओढ़ता है, उसके चेहरे पर सुकून आ जाता है और उसके शरीर की थरथराहट रुक जाती है। अरे,